हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूजा घर की साफ सफाई कर रही थी। तभी वहाँ उसकी छोटी ननद प्रीति अपने जीजा यानी पूजा के बड़े नंदोई सूरज के साथ घर आ रही होती है और दोनों को साथ देखकर पूजा कहती है, अरे प्रीति, तुम तो कॉलेज गई थी ना, और नंदोई जी के साथ कैसे आ रही हो? और नंदोई जी मेरी बड़ी ननद कहाँ है? उन्हें क्या आप ससुराल ही छोड़ आए? उन्हें भी ले आते ना अपने साथ ही। वो भाभी, जीजा जी मुझे रास्ते में मिल गए थे, फिर उन्होंने बोला कि मुझे घर तक छोड़ देंगे, तो मैं इनके साथ ही आ गई। और अब जीजा जी घर के गेट तक आ गए और घर में ना आए, ये अच्छा नहीं लगता है ना। साली साहिबा मुझे यहाँ खींच के ले आई। अभी 4 दिन पहले ही आया था मैं। बार बार ससुराल में आने से ना इज्जत कम हो जाती है, इसलिए नहीं आ रहा था मैं। अच्छा नंदोई जी, फिर तो इस हिसाब से बहुओं की तो कोई इज्जत ही नहीं होती है ना, क्योंकि हम तो शादी के बाद ससुराल में ही रहती है और ये घर भी तो आपका ही है ना भाभी? मैं भी जीजू को यही समझा रही हूँ कि ये घर भी उनका ही है। यहाँ से आते जाते या हफ्ते में 2-3 बार आ जाया करिए, लेकिन जीजा जी हैं कि कुछ समझना ही नहीं चाहते हैं। अब साली साहिबा किसी की सुनती कहाँ है। मैं तो बोलता रह जाता हूँ कि आज रहने दो, लेकिन मेरी सुनी ही नहीं और ले आई यहाँ। वैसे घर में सब ठीक तो है ना? कुशल मंगल है सब? हाँ नंदोई जी, सब अच्छे से है। अच्छा, अब आप खड़े खड़े ही बात करते रहोगे या कुछ चाय नाश्ता भी करोगे? प्रीति, जा तो नंदोई जी को बिठा, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ जल्दी से। नंदोई जी मेरे साथ मेरे कमरे में बैठेंगे और नंदोई जी तो मेरे एग्जाम में थोड़ी बहुत मदद भी कर सकते हैं। तो भाभी, आप चाय नाश्ता वहीं लेकर आना, ठीक है ना? ठीक है प्रीति, चलो माँ जी को भी तुम्हारे कमरे में भेजती हूँ, उन्हें भी तो पता चले कि उनका दामाद आया है। नहीं भाभी, माँ को क्यों भेजना है? वो आराम कर रही होगी ना अभी। थोड़ी देर में खुद जीजा जी को माँ से मिलवाने उनके कमरे में लेकर जाऊंगी। क्यों जीजा जी, ये ठीक रहेगा ना? हाँ, बिल्कुल ठीक रहेगा। भाभी आप कमरे में ही लेकर आ जाना। चले प्रीति। सूरज और प्रीति इतना बोलकर साथ में कमरे में चले जाते हैं और कुछ देर बाद वहाँ पर पूजा सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और तब वो दोनों एक दूसरे के करीब बैठे थे। ये देखकर पूजा उन दोनों से कहती है, अरे ये सब क्या हो रहा है? अब तक तो तुमने ये बोलकर आए हो कि पढ़ाई हो रही है, लेकिन यहाँ तो पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब कुछ होता हुआ दिख रहा है। भाभी, आप यहाँ कब आई? हमने तो आपको देखा ही नहीं। आप दोनों की कुछ ज्यादा ही जरूरी बातें हो रही थी, इसलिए दोनों की ही मुझ पर नजर नहीं गई। अब मुझे कोई ये बताएगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है? भाभी जी आप भी ना गलत समझ रही हो। वो तो साली साहिबा के कंधे में दर्द हो रहा था, बस और कुछ नहीं। वैसे भाभी आज आप बहुत ही सुंदर लग रही हो। कुछ तो पक्का गड़बड़ है, तभी तो इस कार्यक्रम को मेरे आते ही रोक दिया गया। भाभी सच में आप बहुत सुंदर लग रही हो। भैया तो आपको देखकर ही पागल हो जाएंगे। प्रीति और सूरज दोनों ही पूजा की तारीफ करने लगते हैं ताकि उसका इस बात से ध्यान हट जाए, लेकिन पूजा के मन में दोनों को लेकर शक तो आ ही जाता है। ऐसे ही अब सूरज और प्रीति रोज एक साथ घर आने लगते हैं। कई दिनों तक ऐसे ही चलता है। एक दिन सूरज और प्रीति दोनों कमरे में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर सूरज की पत्नी पायल और पूजा आते हैं। सूरज प्रीति दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और ये देखकर पूजा कहती है, नंदोई जी, आप और छोटी ननन में तो खूब जम रही है। आप तो हर रोज मुंह उठाकर यहीं चले आते हो और प्रीति पढ़ाई पर अब तो और भी ज्यादा ध्यान दे रही है। भाभी, वैसे तो आप बड़ा उस दिन जीजा जी को बोल रही थी कि ये उनका ही घर है, आ जाया करो, और अब जब आने लगे हैं तो आप जीजा जी से ऐसे बात कर रही हो। देख रही हो दीदी? भाभी, आप इन्हें ऐसे कैसे बोल सकती हो? इस घर के दामाद है ये। और सूरज जी, आप मुझे तो मना करते हो कि मायके बाद में लेकर जाओगे, और यहाँ पर आकर रोज बैठ रहे हो। अरे दीदी, मैं ही जीजा जी को जबरदस्ती यहाँ ले आती हूँ। अब इनका ऑफिस मेरे कॉलेज के पास ही है ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि जीजा जी हमारे घर भी घूम जाए ऐसे ही। और आपको तो पता है मैं वही कोर्स कर रही हूँ जो जीजा जी भी कर चुके हैं, तो इस बहाने जीजा जी मुझे सब पढ़ा देंगे। और पूजा भाभी आप भी ना, आप तो बस आग में घी ही डालो। मेरी साली साहिबा के साथ नहीं जमेगी तो किसके साथ जमेगी? आखिरकार मेरी इकलौती साली है प्रीति। इकलौती साली है? अरे मैं भी तो देख रही हूँ, बड़े दिनों से इकलौती साली को स्वतंत्र बनाने में लगे हैं और अब मुझे ही गलत साबित कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी देखती हूँ ये सब कब तक बचते हैं। पूजा को अपनी छोटी ननद और बड़े नंदोई पर शक होने लगता है और वो नजर भी रखने लगती है। और भाभी के शक के बारे में ननद और बड़े नंदोई दोनों को पता चल गया था, इसीलिए वो भी अब
सावधान होकर अपना चक्कर चला रहे थे। धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं और उन दोनों को इस बात का डर था कि पूजा कहीं उन्हें रंगे हाथों पकड़ न ले। इसीलिए एक दिन दोनों पार्क में मिलने आए होते हैं। तभी प्रीति सूरज से कहती है, जीजा जी अभी तो बताओ आखिर क्या करना है आगे, कुछ सोचा है आपने? यहाँ पार्क में तो अच्छे आइडिया भी नहीं आते हैं, इससे अच्छा तो हम घर पर कुछ सोच लेते। घर पर भाभी तो हम पर ही नजर जमा कर बैठी है। बताओ अब हम तो कुछ कर भी नहीं सकते। उन्हें कुछ पता चल गया ना तो वो फटे ढोल की तरह हर जगह गाना गाने लग जाएगी। अपनी छोटी ननद और नंदोई जी को एक साथ पूजा पार्क में देख लेती है और खुद से बात करते हुए कहती है, अच्छा जी, मुझे तो बड़ा बोल रहे थे कि मैं आग में घी डाल रही हूँ। अरे खुद इन्होंने आग लगाई है, तब नहीं दिखा इन्हें कुछ। अब तो मैंने अपनी आँखों से गुलछर्रे उड़ाते हुए देख लिया। अब इनका चक्कर ज्यादा समय तक नहीं चलने दूंगी मैं। बड़े नंदोई जी और छोटी ननद को अच्छे से सबक सिखाऊंगी। पूजा ने अब अपनी आंखों से ही अपनी ननद और नंदोई को एक साथ देख लिया था। अब पूजा का शक यकीन में बदल गया था। इसीलिए अब तो पूजा बस दोनों के इस राज से सबके सामने पर्दा हटाने की कोशिश में लगी थी और उनकी तस्वीर ले लेती है। उसी शाम पूजा अपनी बड़ी ननद को भी अपने घर बुला लेती है। शाम के समय पूजा अपनी बड़ी ननद और अपनी सास उमा को वो तस्वीरें दिखा देती है और जब प्रीति और सूरज घर आते हैं तो पूजा उनसे कहती है, नंदोई जी, उस दिन तो आप मुझे बड़ा बोल रहे थे कि मैंने गलत सोचा है और अब ये तस्वीरें भी गलत है। मैंने आपको खुद अपनी आंखों से देखा था। आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। सूरज, प्रीति, ये सब क्या है? मैंने आप दोनों पर इतना ज्यादा भरोसा किया और आप दोनों ने मेरे भरोसे का विश्वासघात किया। माँ, अब मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती हूँ। दीदी मुझे माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। और भाभी आपको शर्म नहीं आती अपनी ही दो नंद में ऐसे फूट डलवाते हुए? आज आपकी वजह से ये सब हो रहा है। बस कर। अरे तूने अपनी ही बहन का घर तोड़ने की कोशिश की है और ये सच मेरी बहू सबके सामने लाई है, तो तू अब उस पर इल्जाम लगा रही है। मुझे माफ कर दो पायल, मैं बहक गया था और मुझसे एक गलती हो गई। बस भी करो। अगर तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास होता तो तुम उसी दिन जब मैंने तुम दोनों को पकड़ा था तभी दूर हो जाते, लेकिन तुम दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। पूजा अपनी छोटी ननद और बड़ी नंदोई का चक्कर सबके सामने ले आती है। उसके बाद पायल सूरज से अपने सारे रिश्ते तोड़ देती है और प्रीति को अब घर से तो निकाल नहीं सकते थे, इसीलिए अब प्रीति की कुछ दिनों बाद शादी करवा देती है। अरे इतना भी क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड होना कि सामने वाले की कोई कदर कोई इज्जत ही ना हो। माना तुमको हर बात सीधा बोलने की आदत है, लेकिन कम से कम तुमको अपने दिमाग से सोचना भी तो चाहिए कि किसे क्या बुरा लग सकता है, कोई हर्ट भी हो सकता है। आखिर किसी के स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से भी लोगों को दिक्कत हो सकती है। आज के समय में जब सब चाहते हैं कि कोई उनसे बात को घुमाने की जगह सीधा बोले, ऐसे वक्त में इस इंसान को किसी के स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से बुरा लग रहा है। आखिर क्यों? इसका जवाब जानने के लिए चलिए कहानी को विस्तार से जानते हैं। दिया एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की थी जिसे अपनी बात को सीधे तरीके से ही बोलना पसंद था, लेकिन उसकी बातें लोगों को खंजर की तरह चुभती थी। ऐसे ही एक दिन दिया घर में अपने बिस्तर पर पसरे पसरे किताब पढ़ रही होती है। तभी उसकी माँ सुमन आकर कहती है, पूरा दिन बस इस लड़की से बिस्तर तुड़वा लो। अरे कभी इस बिस्तर को छोड़कर बाहर भी घूम लिया कर, हिल डुल लिया कर। अब पूरा दिन हिलती डुलती तो रहती हो, क्या फर्क आया है? कूल होने की जगह खड़ूस हो गई हो। ज्यादा नहीं बोलते तू। अपने इस मुंह को जरा सोच समझ के खोला कर। अब भाई मेरा तो ऐसा ही है, साफ बोलो, सुखी रहो। हाँ, चाहे तेरे सुखी होने से हजारों लोग दुखी ही क्यों ना हो जाए, तुझे क्या मतलब है उनसे? अब अपना ये बोरिया बिस्तर उठा ले, वरना यही तुझे सीधा कर दूंगी। कुछ देर में दिया अपना कमरा खुद ही साफ करके वापस से आराम करने लगती है। दिया का कॉलेज खत्म हो गया था, जिसके कारण उसके सीधे बोल उसके घर रहने से सुमन को और ज्यादा चुभते थे। इसीलिए वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाशती है और कुछ दिनों बाद राघव नाम का लड़का अपनी माँ माधुरी के साथ दिया को देखने उनके घर आता है, जहाँ सुमन रसोई में नाश्ते की ट्रे पकड़वाते हुए दिया को समझाती है। देख दिया, यहाँ अपनी ये सीधी बातें मत बोलियो। अगर वो पूछे कि नाश्ता किसने बनाया है तो चुपचाप बोल दियो तूने बनाया है। दिया अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं देती
और नाश्ते की ट्रे लेकर बाहर आती है, जहाँ चाय पीने के बाद लड़के की माँ माधुरी बोलती है। अरे वाह बेटा, चाय नाश्ता तो अच्छा बना लेती हो। सच में घर की बहू ऐसी होनी चाहिए जिसको सब कुछ आता है। एक बात कहूँ, देखिए बुरा मत मानिएगा, बहू ढूंढने आए हो या नौकरानी, जिसे घर के सारे काम आने चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये नाश्ता मैंने नहीं बनाया, सामने चंदू हलवाई की बीवी ने बनाया है। अगर ज्यादा ही पसंद आया हो तो उसकी बीवी से बात चलाएं। अरे अरे बेटी, मैंने तो बस एक बात कही थी। कर दिया इसने सारा गुड़ गोबर। माफ करना बहन जी, वो क्या है ना, मेरी दिया थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप की लड़की है, इसलिए अपनी बात को सीधे साफ शब्दों में कह देती है। जी सही कहा माँ ने, सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है। इसकी सीधी बात तो मुझे सीधे दिल पर लगी है। मैं तो नहीं बनाऊंगी इसको अपनी बहू। माधुरी अपने मन में दिया को रिजेक्ट कर चुकी थी, लेकिन तभी दिया का स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज देखकर राघव इम्प्रेस होकर बोलता है। मुझे तो आप बिल्कुल पसंद है। देखिए मैं भी कुछ ऐसा ही हूँ, सीधी सीधी बात बोलने वाला, इसीलिए मुझे आपका ये अंदाज पसंद आया। हाय हाय, ये क्या बोल बैठा मेरा नालायक बेटा, अब क्या करूँ? लो बहन जी, बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, अब जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, मुँह मीठा कीजिए आप। राघव के हामी भरने पर मजबूरन माधुरी को भी शादी के लिए हाँ करना पड़ता है, जिसके कारण कुछ समय बाद एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मिजाज वाली दिया माधुरी के घर की बहू बनकर आती है। दिया के स्वभाव से भली भांति परिचित माधुरी कभी कभी उससे ऐसे सवाल पूछ लेती थी, जिसके सीधे जवाब सुनकर माधुरी का दिल छलनी हो जाता था। ऐसे ही एक दिन पूरे परिवार को किसी पार्टी में जाना था, जो माधुरी एक पीले रंग की साड़ी पहनकर माथे पर काली बिंदी लगाकर तैयार हो जाती है और दिया के सामने आकर पूछती है, बहू मैं कैसी लग रही हूँ इस पीली साड़ी में? मैंने ये पिछले हफ्ते ही मॉल से खरीदी थी, बड़ी महंगी है, 5000 की। माँ जी सीधी बात बोलती हूँ, आप इस पीली साड़ी और काली बिंदी के साथ पूरी की पूरी कड़ी लग रही हो, जिसमें काला जला हुआ जीरा तैर रहा है। दिया अपनी बात खत्म कर ही रही होती है कि तभी वहाँ राघव हरे कोट को पहनकर बाहर आता है और अपनी माँ पर हंसते हुए बोलता है। बताओ माँ, 5000 में ये कड़ी चावल जैसी साड़ी लेकर आई हो तुम? आप क्या इतना हंस रहे हो? इस हरे सूट में आप भी किसी तोते से कम नहीं लग रहे। आप दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पक्षियों को खाना खिलाने जा रही हूँ। एक तोता बना है तो दूसरी कड़ी चावल। बस करो यार, झूठी ही तारीफ कर देती, इतना महंगा कोट था ये, तोता बना दिया। देखिए सीधी बात, नो बकवास। हाँ बहू, क्लियर है, अब चल। दिया से अपनी तारीफ कराने के बाद सभी पार्टी में जाते हैं और खाना पीना खाकर वापस आ जाते हैं। गुजरते वक्त के साथ दिया की बातें और भी सीधी और तीखी हो गई थी। एक शाम माधुरी की पड़ोसन कमला उसके घर आती है, तो माधुरी दिया को चाय लाने को कहती है। कुछ देर में दिया चाय लेकर आती है, जिस पर कमला बोलती है, अरे अरे बहू तू चाय ले आई? बताओ, बहू भी कहती होगी आंटी आ गई सुबह सुबह मुंह उठाकर चाय पीने। अब आंटी बोलना क्या है, आपको खुद ही सच्चाई पता है। क्या मतलब बहू, कैसी सच्चाई? यही कि आप सिर्फ एक चाय नाश्ते के लालच में मोहल्ले के 10 घरों में रोज मंडराती हो। लेकिन वही बात है ना, मेहमान नवाजी के चलते हम तो चुप रहते हैं, पर आज आपने सामने से बोला है तो मैंने सोचा मैं भी सीधी बात बोल दूं। वैसे ये आपका अच्छा नेचर है कि आपको आपकी सच्चाई पता है। बस बस बहू, ज्यादा ही सच नहीं बोल रही है तू। कम से कम घर आए मेहमान की इज्जत तो कर ले। हर रोज आने वाला मेहमान नहीं होता। बाकी चलिए, अब क्या ही कहूँ। इतना तो बोल ली, अभी भी कसर बाकी है क्या? जा रही हूँ माधुरी बहन, अब तुम बुलाओगी फिर भी नहीं आऊंगी। ये तो होना ही था, एक ना एक दिन कमला की बलि मेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बहू के हाथों चढ़नी ही थी। खैर ये तो अच्छा ही किया बहू ने, कम से कम रोज का दूध का खर्चा तो बच जाएगा। इस कमला के आने पर जो होता था, इससे पहले कि ये मेरे ऊपर आए, मैं निकल लेती हूँ। माधुरी तो बिना कुछ बोले ही अपने कमरे में निकल लेती है। समय गुजरता है। एक शाम राघव अपने ऑफिस से आकर सीधा कमरे में जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, ओ मेरी जाने बाहर, कहाँ हो? क्यों इतना प्यार दिखा रहे हो? क्या बात है जो मनवानी है? कुछ मनवाना नहीं है, वो मुझे कल मेरे बॉस ने खाने पर बुलाया है अपनी पत्नी के साथ, तो कल शाम को रेडी रहना, ठीक है? मुझे किसी और के घर का खाना पसंद नहीं आता यार, आप अकेले ही चले जाना। उन्होंने स्पेशली कहा है कि अपनी पत्नी को भी लाना, इसीलिए तुम्हारा चलना जरूरी है। अपने पति की बात को इनकार ना करते हुए
दिया अगले दिन शाम को तैयार हो जाती है और राघव के आते ही दोनों उसके बॉस पंकज के घर जाते हैं, जहां पंकज के साथ साथ उनकी पत्नी अमिता उन दोनों का स्वागत करती है और चाय पानी देने के बाद अमिता बोलती है, तो अब डिनर किया जाए। वैसे आज डिनर मैंने बनाया है, वरना तो हम डिनर पार्टी के लिए खाना अक्सर बाहर से ही मंगवाते हैं। अच्छा, तो मतलब आपको खाना बनाने नहीं आता। इन्होंने हमें यहाँ अपने खाने का एक्सपेरिमेंट करने के लिए बुलाया है। चुप रहो, यहाँ मुंह मत खोलना, वरना तुम्हारी सीधी बात हमें सड़क पर ले आएगी। अमिता सबके लिए खाना लगाती है और खाने की एक बाइट खाकर दिया गंदा सा मुंह बना लेती है। ये देखकर अमिता बोलती है, क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं बना? देखिए, अब आपने पूछा है तो सीधा सीधा कहूँगी, खाने के एक्सपेरिमेंट के लिए लोगों को नहीं जानवरों को बुलाना चाहिए था आपको, क्योंकि ये खाना खाने के लायक नहीं है। माफ करना सर, आप एक कंपनी अच्छे से चला रहे होंगे, लेकिन आपकी वाइफ किचन अच्छे से नहीं चला सकती। राघव, ये क्या कह रही है तुम्हारी पत्नी? ये सब सुनकर पंकज की पत्नी अमिता के आंसू आने लगते हैं और वो रोने लगती है, जिस पर गुस्से में राघव दिया का हाथ पकड़कर उसको बाहर लाकर बोलता है, तुम्हें बोला था यहाँ ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मत बनना, लेकिन तुम नहीं मानी। अरे इतना भी क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड होना कि सामने वाले की कोई कदर कोई इज्जत ही ना हो। माना तुमको हर बात सीधा बोलने की आदत है, लेकिन कम से कम तुमको अपने दिमाग से सोचना भी तो चाहिए कि किसे क्या बुरा लग सकता है, कोई हर्ट भी हो सकता है। अब राघव, मैं कोई बात घुमा फिरा कर नहीं बोल सकती। उन्होंने खाने के बारे में पूछा और मैंने सीधा सीधा बता दिया। मैंने अपने स्वभाव के बारे में पहले ही बताया था तुम्हें। मुझे झूठी तसल्ली देना नहीं आता, जो बात है सीधी मुंह पर बोलती हूँ। हाँ, कुछ देर के लिए बुरी बन जाती हूँ, पर कम से कम सच्चाई से रूबरू तो करवाती हूँ लोगों को। दिया की इस बात पर अमिता पीछे से आकर उसे बोलती है, बिल्कुल सही करती हो तुम। सच में राघव, आज के समय में लोगों को झूठ बोल के दिल रख लेना बड़े अच्छे से आता है। उनके झूठ से 2 पल की खुशी तो मिल जाती है, पर जिंदगी भर का भ्रम भी फ्री में ही मिल जाता है। आज दिया ने मेरे खाने के बारे में सच बताकर मुझे मेरी कमी के बारे में बताया और मैं उसे सुधारूंगी ताकि मैं एक अच्छी कुक बन सकूं। थैंक यू दिया। अपनी बॉस की बीवी से दिया के स्ट्रेट फॉरवर्ड स्वभाव की तारीफ सुनकर राघव भी दिया से माफी मांगता है, जिसके बाद सब वापस से अंदर जाकर होटल से खाना मंगवा कर डिनर करते हैं। इसी तरह दिया की सीधी बातें भले ही लोगों को चुभती थी, लेकिन वो दिल रखने के लिए झूठ नहीं बोल सकती थी। अब किसी को उसका ये स्वभाव अच्छा लगता था तो किसी को बुरा। काली घनी रात में एक पुराने खंडर से दिखने वाले गेस्ट हाउस में एक पुराने से कमरे में कुछ पुरानी चीजें रखी हुई थी, जैसे एक पुराना ग्रामोफोन, कुछ एंटिक पेंटिंग्स। वहीं विनीत आलीशान बेड पर सो रहा था। कमरे में अचानक से खिड़की खुलती है और तेज हवा से पर्दे उड़ने लगते हैं। गहरी नींद में सोए विनीत को कुछ एहसास नहीं होता। तभी एकदम से हवा रुकती है और टेबल पर रखा ग्रामोफोन बजना शुरू हो जाता है, जिसकी आवाज सुनकर विनीत झटके से कांपते हुए जागता है। ये अपने आप कैसे बजने लगा? खिड़कियाँ क्यों खुली हैं? लगता है यहाँ का चौकीदार कामचोर है। इतना कहकर वो सहमे हुए बेड से उतरता है और ग्रामोफोन की तरफ बढ़ता है। तभी अचानक से खुली खिड़की झटके से बंद हो जाती है। उसकी आवाज सुन मानो विनीत के दिल की धड़कन ही रुक जाती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। किसी तरह सरकते हुए वो ग्रामोफोन को बंद करता है और उठकर बेड की ओर जाने लगता है। तभी ग्रामोफोन फिर से बजने लगता है और उसमें से किसी लड़की की रोने की आवाज आती है। मुझे जाने दो, मेरे साथ कुछ मत करो, मुझे बहुत चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे जाने दो। कौन है इस कमरे में? चौकीदार, चौकीदार। जैसे जैसे वो बोलता है, ग्रामोफोन से आने वाली आवाज और तेज होती जाती है। विनीत आवाज से परेशान होकर अपने दोनों कानों को बंद कर लेता है। तभी ग्रामोफोन में बड़ा धमाका होता है और सामने खड़े होते हैं एक लड़का और लड़की। उन्हें देखकर विनीत डर के मारे सहम जाता है। मेरा भाई तुझे नहीं छोड़ेगा, तू भी मरेगा हमारी तरह। डर लग रहा है? लगना भी चाहिए, हमें भी लगा था, पर अब तुझे कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि तू डरने के लिए इस दुनिया में रहेगा ही नहीं।
कौन हो तुम दोनों? क्या चाहते हो? देखो देखो, मेरे पास मत आना। चौकीदार, चौकीदार! इतना कहकर वो साइड में पड़ा हुआ टेबल लैंप उठाकर दोनों की तरफ फेंकता है, लेकिन वो टेबल लैंप लड़के के शरीर के आर पार हो जाता है। ये देखकर विनीत हक्का बक्का रह जाता है और भूत भूत चिल्लाते हुए बाहर आता है। तभी उसकी आवाज सुनकर रसोई में बैठा बैठा झपकी ले रहा बूढ़ा चौकीदार झटके से उठता है और बाहर जाकर देखता है तो विनीत पसीने पसीने से कांपता हुआ उसके पास आता है। क्या हुआ साहब? भीगी बिल्ली जैसी हालत काहे बना रखी है? भूत भूत, मुझे यहाँ नहीं रहना मुझे यहाँ। भूत कहाँ? कमरे में चाकू लिए। मुझे नहीं मरना, मैं नहीं रहूंगा यहाँ। तभी वो दोनों भाई बहन उस कमरे से बाहर आते हैं और उन्हें देखकर वो चौकीदार को धक्का देकर गेस्ट हाउस से बाहर भागता है। ये कहानी है दो भूतिया भाई बहन की, जिनकी आत्मा एक पुराने और छोटे से गेस्ट हाउस में कई सालों से भटक रही थी। वो गेस्ट हाउस शहर से कुछ ही दूरी पर था, इसीलिए आते जाते लोग उसमें रात बिताने के लिए रुक जाया करते थे। लेकिन जो भी उस गेस्ट हाउस में रात के समय रुकता, उसकी मौत हो जाती या डर के मारे वो विनीत की तरह वहाँ से भाग जाया करता। लेकिन वहाँ रुकने वाले किसी भी इंसान ने उन दो भूतिया भाई बहन को ना देखा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अजीब बात ये थी कि वहाँ रहने वाले बूढ़े चौकीदार को भूतिया भाई बहन ने अब तक नुकसान नहीं पहुँचाया था। समय बीतता है। एक रोज अविका अपने दो दोस्तों विशाल और राखी के साथ वीकेंड एंजॉय करने गाड़ी से कहीं जा रही होती है। तभी रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। लो भाई, हो गया बेड़ा गर्क। अभी सुनसान सड़क पर बैठो पसर के। गाड़ी की सर्विसिंग अच्छे से करवा ली थी मैंने, फिर भी ये बंद पड़ गई। तूने सर्विस उधार कराई होगी, उसी का नतीजा है। अबे मैं तेरी तरह ना कंगली नहीं हूँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा ये कैसे बंद पड़ गई। हाँ तो गाड़ी से पूछ ले, यही बता देगी। कुछ ढंग का भी बोल लिया कर। अभी इस सुनसान सड़क पर क्या करें? बैठ के मंजीरा बजाते हैं। अबे रात थोड़ी है, दिन है। 11 नंबर की बस पकड़ते हैं और चलते हैं। अब यहाँ तुझे बस कहाँ मिलेगी? ए माते, तू चुप रहे और सामान पकड़ के चलना शुरू कर। तीनों गाड़ी को लॉक करके आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें वही पुराना सा गेस्ट हाउस नजर आता है। तीनों अंदर जाते हैं तो उन्हें चौकीदार झाड़ू लगाता दिखाई देता है। यार ऐसा खंडर सा गेस्ट हाउस और ये बूढ़ा बाबा देखकर अजीब सी ही फीलिंग आ रही है। चुप कर, ये गेस्ट हाउस तेरी शकल से ज्यादा अजीब नहीं है। और वैसे भी जब तक गाड़ी ठीक नहीं होती हमें यहीं रुकना पड़ेगा। सुनिए, वो यहाँ से गुजर रहे थे तो हमारी गाड़ी खराब हो गई। क्या कुछ समय के लिए हम यहाँ रुक सकते हैं? रुक सको तो रुक जाओ। आगे जाकर बाईं तरफ को 3 कमरे हैं। शुक्रिया, पेमेंट हम जाते हुए कर देंगे। तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर चौकीदार फिर से झाड़ू लगाने लगता है। तीनों अलग अलग कमरे में जाकर आराम करने लगते हैं। सूरज डूबने के साथ धीरे धीरे रात होती है। विशाल और अविका खाने के लिए हॉल में आते हैं, लेकिन राखी अपने कमरे में अभी तक सो रही होती है। इस महारानी को पेट पूजा नहीं करनी क्या? नहीं, मना कर रही है। तूने मैकेनिक को कॉल कर दिया? हाँ कर दिया, कह रहा था कि रात हो चुकी है तो कल दोपहर तक ही आ पाएगा। तुम लोग रात को यहीं रुकने वाले हो? हाँ, आपको कोई दिक्कत? नहीं, लेकिन रात यहाँ ना गुजारो तो अच्छा रहेगा। दोनों चौकीदार की बात पर ध्यान नहीं देती और खाना खाकर अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। आधी रात के वक्त भूख लगने पर राखी उठकर अपने कमरे से बाहर जाने लगती है। तभी ग्रामोफोन अचानक से बजने लगता है। राखी सहम जाती है और उसे बंद करने उसके पास जाती है तो उसे वही आवाज सुनाई देती है। मुझे जाने दो, मेरे साथ कुछ मत करो, मुझे बहुत चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे जाने दो। ये क्या बज रहा है इस भोपू में? वो डरती हुई दरवाजे की तरफ जाती है। तभी अचानक दोनों भूतिया भाई बहन बंद दरवाजे में से निकलते हुए उसे दिखाई देते हैं और उन्हें देखकर राखी डर से कांपने लगती है। तू मरेगी, सब मरेंगे, क्योंकि हम भी यही मरे हैं। जो यहाँ आएगा मौत की नींद सो जाएगा। बचाओ, भूत, अविका, विशाल बचाओ। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर अविका और विशाल उसके कमरे के बाहर आते हैं
और जोर जोर से दरवाजे को धक्का देती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी विशाल दरवाजे पर लात मारता है और दरवाजा खुलता है और सामने पड़ी होती है खून से लिपटी राखी की लाश। और वो दोनों भूतिया भाई बहन अविका और विशाल की तरफ बढ़ते हैं। दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं। तभी दोनों के सामने चौकीदार आता है और वो चौकीदार से टकरा जाते हैं, जिसके साथ काली साड़ी में रुद्राक्ष पहने एक औरत भी खड़ी होती है। वो कमरे में भूत है। वो हमारी दोस्त की लाश पर एक कमरे में वो। चिंता मत करो, तुम दोनों को कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ। अब इन भूतिया भाई बहन के हाथों और लोगों की मौत नहीं होगी। तभी दोनों भूतिया भाई बहन वहाँ आते हैं और वो काली साड़ी वाली औरत अपने गले से रुद्राक्ष उतारकर दोनों की तरफ फेंकती है। दोनों भाई बहन आगे नहीं बढ़ पाते। तभी वो औरत कहती है, तुम दोनों भाई बहन यहाँ आने वाले मासूम लोगों को मौत के घाट उतार रहे हो। क्यों भटक रहे हो इस गेस्ट हाउस में? क्योंकि मौत हुई है हमारी यहाँ, वो भी बड़ी बेरहमी से। यहाँ आए कुछ लोगों ने मुझे और मेरे भाई को मार डाला। हम तो गरीब होने के कारण यहाँ काम किया करते थे, लेकिन उन लोगों की गंदी नजर मेरी बहन पर थी। उन्होंने इसके साथ जबरदस्ती करनी चाहिए और जब मैंने रोका तो उन्होंने चाकू से बार बार वार कर कर हमें मौत के घाट उतार दिया। तब से हम दोनों यहीं भटक रहे हैं और यहाँ आने जाने वाले लोगों को मौत की नींद सुला रहे हैं। इस बुड्ढे को कुछ नहीं किया तो इसने अपना असली रंग दिखा दिया। तुम दोनों आत्माएं हो और अपने साथ हुए गलत के चलते तुम बाकी के मासूम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो। ये बहुत गलत है। इतना कहकर वो अपनी मुट्ठी आगे करती है और मंत्र पढ़कर मुट्ठी में रखी भभूत उन दोनों पर डालती है। भभूत पड़ते ही दोनों भूतिया भाई बहन तड़पने लगते हैं और कुछ देर में दोनों धुएं के रूप में बदल जाते हैं और औरत उन्हें अभिमंत्रित कांच की बोतल में कैद कर लेती है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।